ऐतिहासिक दस्तावेजों और तथ्यों के इस विश्लेषण में आज हम एक ऐसे युद्ध की सच्चाई को समझेंगे जिसे शायद इतिहास में सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। चलिए, बिना वक्त जाया किए हल्दी घाटी के आसपास बुनी गई कहानियों की गहराई में चलते हैं और इन सोर्स मटेरियल्स के जरिए इसका असली सच देखते हैं। हल्दी घाटी के बारे में सुनते ही दिमाग में क्या आता है? अक्सर इतिहास की किताबों और टेक्स्ट बुक की कहानियां यही बताती हैं कि ये युद्ध एक पूर्ण हार और मैदान छोड़कर भागने पर खत्म हुआ था। लेकिन जब इन ऐतिहासिक तथ्यों को गौर से देखा जाए तो दरअसल एक असामान्य और बेहतरीन रणनीतिक युद्ध की तस्वीर उभरकर सामने आती है। इस 16वीं सदी के संघर्ष की असली गहराई को समझने के लिए हमें अपना ध्यान 1576 के सिर्फ उस एक दिन से हटाकर उस 2 दशक लंबे छापामार युद्ध पर ले जाना होगा जो एक विशालकाय मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ा गया था। ये कोई हार नहीं थी, बल्कि एक लंबी जीत की शुरुआत थी। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस टकराव के पीछे दरअसल तेजी से फैलता मुगल साम्राज्य था। उन्हें गुजरात के समुद्री बंदरगाहों तक जाने वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों को हर हाल में सुरक्षित करना था, और इसके लिए मेवाड़ क्षेत्र पर नियंत्रण पाना उनकी बेहद जरूरी मजबूरी बन चुकी थी। लेकिन मैदान में तलवारें निकालने से पहले सम्राट अकबर ने मेवाड़ को झुकाने के लिए 4 अलग-अलग डिप्लोमैटिक मिशंस भेजे थे: जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास और तोडरमल। और नतीजा क्या निकला? इन चारों के चारों दूतों के प्रस्तावों को महाराणा प्रताप ने पूरी दृढ़ता से ठुकरा दिया। इन्हीं प्रस्तावों के दौरान एक बेहद दिलचस्प किस्सा हुआ। जब मुगल दूत मान सिंह उदयपुर आए तो उनका आमना सामना महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह से हुआ। एक तनावपूर्ण भोजन के दौरान अमर सिंह ने व्यंग्य करते हुए मान सिंह से कह दिया कि अगली बार युद्ध के मैदान में आओ तो अपने फूफा अकबर को साथ लाना मत भूलना। बस इस घटना ने एक भयंकर युद्ध को अनिवार्य कर दिया। जब युद्ध टालना असंभव हो गया तो महाराणा प्रताप ने दुश्मन का सामना बिना सोचे समझे नहीं किया। उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जो दुश्मन की सारी ताकत और उनके फायदों को पूरी तरह बेअसर कर दे। इन नंबर्स को देखिए। दोनों सेनाओं में एक जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ 80,000 मुगल सैनिक थे, जिसमें भारी तोपें और हाथी शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ के पास सिर्फ 3,000 घुड़सवार और 400 भील तीरंदाज थे। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि खुले मैदान में युद्ध करना मेवाड़ की सेना के लिए पूरी तरह से घातक साबित होता। यही सबसे बड़ा कारण है कि हल्दी घाटी के उस पीली मिट्टी वाले पतले दर्रे को चुना गया। इस पतली जगह ने न सिर्फ विशाल सेना के आगे बढ़ने को रोक दिया, बल्कि अकबर की उन भारी और विनाशकारी तोपों को भी पूरी तरह बेकार कर दिया। साथ ही इस भौगोलिक स्थिति ने भील तीरंदाजों को पहाड़ियों की ऊंचाई का एक जबरदस्त फायदा दिया। 18 जून 1576 जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, मेवाड़ के घुड़सवारों ने बिल्कुल आगे बढ़कर इतना फियसली हमला किया कि मुगल सेना की फ्रंटलाइंस पूरी तरह तितर-बितर हो गईं। हालात ऐसे बन गए कि उन्हें कई मील पीछे बनास नदी तक अफरा-तफरी में भागने पर मजबूर होना पड़ा। थोड़े ही देर में मैदान एक भयानक अफरा-तफरी में बदल गया। इस लड़ाई में विशालकाय हाथियों के बीच जोरदार टक्कर हुई। महाराणा के वफादार हाथी राम प्रसाद ने दुश्मन सेना में भारी तबाही मचाई, और जब राम प्रसाद को पकड़ लिया गया तो इस वफादार जानवर ने मुगलों का खाना खाने से ही इनकार कर दिया और 18 दिन बाद भूख से अपनी जान दे दी। और इस युद्ध का सबसे हैरान अंगेज पल तब आया जब महाराणा का घोड़ा चेतक सीधे मुगल सेनापति मान सिंह के हाथी पर चढ़ गया। एक तलवार के वार से चेतक का पांव बुरी तरह कट गया था। फिर भी ध्यान दीजिए, अपने घायल स्वामी को बचाने के लिए चेतक ने एक 27 फुट चौड़ी खाई को छलांग लगाकर पार किया। इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अब आता है। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी से निकलना किसी भी तरह से कायरता नहीं थी। सच तो यह है कि ये एक बेहद सोची समझी टैक्टिकल चाल थी, ताकि आगे आने वाले लंबे संघर्ष के लिए मेवाड़ का नेतृत्व जिंदा रह सके। उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने के लिए झालामान नाम के एक सरदार ने एक अद्भुत बलिदान दिया। अपने पूर्वजों की परंपरा को निभाते हुए उन्होंने महाराणा का शाही छत्र धारण कर लिया, दुश्मन का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींचा ताकि महाराणा प्रताप बिना किसी की नजर में आए वहां से निकल सकें। नेतृत्व के बच निकलने के बाद मेवाड़ी सेना ने एक बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने आमने सामने की लड़ाई छोड़ दी और अरावली की घनी पहाड़ियों में चले गए, और यहां से उन्होंने मुगलों के खिलाफ एक लंबा छापामार युद्ध यानी एक वॉर ऑफ अट्रिशन शुरू किया।
लोकल भील जनजातियों के भौगोलिक ज्ञान का सहारा लेकर मेवाड़ी सेना ने अचानक हमले शुरू कर दिए। उन्होंने मुगल ठिकानों के रास्ते रोके, जिससे राशन खत्म हो गया, सप्लाई लाइंस काट दी और यहां तक कि सूरत बंदरगाह को जाने वाले प्रमुख हज रास्तों को भी पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन इस संघर्ष में एक बहुत बड़ा आदर्श भी मौजूद था। उस दौर में जब दुश्मनों के परिवारों को बंदी बनाना एक आम रिवाज था, तब महाराणा प्रताप ने एक मिसाल कायम की। जब मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना की महिलाओं को पकड़ा गया, तो उन्होंने आदेश दिया कि उन्हें पूरे सम्मान और सुरक्षा के बिना शर्त वापस लौटाया जाए। दशकों तक चले इस संघर्ष का सबसे बड़ा और आखिरी मोड़ हल्दी घाटी के 6 साल बाद आया। साल था 1582 और मौका था दुशहरा का। ये दिवेर का युद्ध था, जिसे बिल्कुल एक सटीक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह अंजाम दिया गया था। 36,000 इस अभूतपूर्व और निर्णायक जीत में मेवाड़ी सेना ने मुगल ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिसके नतीजे में 36,000 मुगल सैनिकों ने उनके आगे आत्मसमर्पण किया। यही वो असली जीत थी जिसके लिए पीछे हटने का वो कठिन फैसला लिया गया था। इस युद्ध के मैदान में ऐसी वीरता दिखी जिसका जिक्र किताबों में हमेशा अमर रहेगा। एक तरफ अमर सिंह ने सेनापति सुल्तान खान को भाले के एक वार से ढेर कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार के सिर्फ एक ही प्रहार से कभी न हारने वाले मुगल योद्धा बहलोल खान को घोड़े समेत 2 हिस्सों में काट दिया, एक ही वार में। इतिहास की महानता इस बात से और भी बढ़ जाती है कि कवि दुर्सा अद्धा के मुताबिक जब दशकों बाद महाराणा प्रताप के निधन की खबर सम्राट अकबर तक पहुंची, तो अकबर की आंखों से भी आंसू छलक पड़े थे। ये किसी शासक का सबसे बड़ा आदर होता है जो अपने दुश्मन को भी रुला दे, क्योंकि उसने कभी अपना सर नहीं झुकाया था। तो अंत में सोर्स मटेरियल से निकाली हुई महाराणा प्रताप की ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या इतिहास में महानता सिर्फ एक विशाल सेना होने से तय होती है, या फिर किसी ऐसी रणनीतिक चुनौती और दृढ़ निश्चय से जो आखिरी सांस तक कभी टूटी नहीं? ये सचमुच विचार करने पर मजबूर कर देता है।